तिब्बत के पहाड़ों में सिर्फ हवा ही नहीं, राज भी घूमते हैं। वहाँ सिर्फ नदियाँ ही नहीं बहती, उन नदियों के साथ साथ कई कहानियाँ भी बहती हैं। वहाँ हर मोड़ पर आपको कई रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियाँ मिल जाएंगी। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना घटी थी दिल्ली में रहने वाले आदित्य के साथ, जो अपने 4 दोस्तों के साथ तिब्बत घूमने गए थे। लेकिन वहाँ आदित्य के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर वापस आ पाए। तो चलिए जानते हैं कि वहाँ उनके साथ क्या हुआ था। यह कहानी है आदित्य की, जो कि दिल्ली में रहता है। वह आर्कियोलॉजिकल स्टूडेंट है और उसने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में किया था। उसे नई नई जगहों पर घूमना, उन्हें एक्सप्लोर करना और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को करना बहुत ज़्यादा पसंद है, या ये कहो कि पसंद था, क्योंकि इसी एडवेंचरस स्वभाव के चक्कर में वह पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पर जहां उसका सामना हुआ एक ऐसे रहस्यमयी कल्चर से, जहां से वो बड़ी मुश्किल से जिंदा वापस लौट पाया। और आज भी वो यादें उसके जहन में एक दर्दनाक घटना की तरह बसी हुई हैं। तो ये बात है 2018 की, जब आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रिप प्लान की। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं पहाड़ों पर जाएंगे। पहले तो मसूरी, शिमला, मनाली इन जगहों पर जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर एक दोस्त ने कहा कि यार इन चहल पहल वाली जगहों पर नहीं चलते हैं, किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां बहुत कम लोग जाते हों, जो नई और सुकून भरी हो, जिससे हम वहां जाकर कुछ रिलैक्स भी कर पाएंगे और कुछ नया एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। सभी दोस्तों ने मिलकर ऐसी जगह की तलाश करनी शुरू की और आदित्य को ठीक ऐसी ही एक जगह मिल गई जिसका नाम था लहासा। लहासा तिब्बत में स्थित एक जगह है। आदित्य के साथ साथ उसके बाकी दोस्तों को भी यह जगह पसंद आई, क्योंकि यह जगह उन सब के लिए एकदम नई और अनएक्सप्लोर्ड थी। सभी 5 के 5 दोस्त तैयार हो गए। इन 5 दोस्तों में आदित्य था, उसके 2 और दोस्त कुणाल और राहुल, और इनके अलावा उनकी 2 फीमेल फ्रेंड्स थी, दिव्या और कामनी। ये 5 दोस्त बैठ गए और बैठकर इन्होंने अपनी ट्रिप प्लान की कि पहले ये दिल्ली से जाएंगे काठमांडू बाय बस, काठमांडू से फिर ये जाएंगे जांगमू, और फिर जांगमू से ये बस में बैठकर जाएंगे लहासा। फिर क्या था, ट्रिप प्लान हुआ और ये निकल पड़े अपनी यात्रा पर। 26 घंटे की लगातार यात्रा के बाद ये पहुंचे लहासा। लहासा पहुंचकर इन्होंने वहां होटल वगैरह ढूंढना शुरू किया, लेकिन आदित्य ने अपने दोस्तों को सजेस्ट किया कि देखो, होटल वगैरह में तो हम रुकते रहते हैं, हम आए हैं तिब्बत, इसीलिए हमें तिब्बतन कल्चर, यहाँ की संस्कृति को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ की मोनेस्ट्रीज दुनिया भर में फेमस हैं, क्यों ना हम किसी मोनेस्ट्री में रुकें। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक मोनेस्ट्री मिलती है, जो कि बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित थी। उसके चारों तरफ पहाड़ थे और वो मोनेस्ट्री बिल्कुल एकदम शांत जगह पर थी। उस मोनेस्ट्री से 2 किलोमीटर की दूरी तक कोई मार्केट, कोई दुकान नहीं थी, किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ और शोर शराबा नहीं था। जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो इन्हें खुद वहाँ बहुत ही शांति और सुकून महसूस हुआ। वहाँ मोनेस्ट्री के बाहर ही इन्हें 2-3 मॉन्क्स मिले, जिनसे ये लोग बातचीत करने लगे। लेकिन न उन मॉन्क्स को हिंदी आती थी और न ही इन 5 दोस्तों को तिब्बती भाषा आती थी। लेकिन किस्मत से उन्हें वहाँ एक गाइड मिल गया। वो गाइड लहासा में ही रहता था, लेकिन कुछ सालों तक वह नेपाल में रह चुका था, इसीलिए थोड़ी बहुत हिंदी उसे आती थी। तो उन लोगों ने उस गाइड से कहा कि यार आप इन मॉन्क से कहो कि हम लोग होटल में नहीं रुकना चाहते हैं, हम यहाँ इस मोनेस्ट्री में रुकना चाहते हैं, क्योंकि हम तिब्बतन कल्चर को महसूस करना चाहते हैं, उसे कुछ दिनों के लिए जीना चाहते हैं। तो उस गाइड ने मॉन्क्स को तिब्बती भाषा में समझाया कि ये जो बच्चे हैं, ये आपकी अनुमति चाहते हैं इस मोनेस्ट्री में रुकने के लिए, ये होटल में नहीं रुकना चाहते, क्योंकि इन्हें हमारी संस्कृति को जानना है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद मॉन्क्स ने कहा कि ठीक है, ये लोग मोनेस्ट्री के बाहर वाली कॉटेज पर रुक सकते हैं, लेकिन याद रहे इन्हें सारे नियमों का पालन करना होगा। किसी भी तरह का नशा और शराब ये उस कॉटेज के अंदर नहीं करेंगे, और ना ही नॉनवेज खाएंगे। अगर इन्हें कुछ भी खाना पीना हो तो ऐसा मोनेस्ट्री के बाहर ही करेंगे, कॉटेज के अंदर गलती से भी इन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है। गाइड उन 5 को ये सारी बातें समझाता है, वो उसकी बात पर सहमत होते हैं और फिर कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। कॉटेज में जाकर वो आराम करते हैं। इनका प्लान होता है कि अगले दिन की सुबह हम घूमने निकलेंगे और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। शाम होती है तो ये कॉटेज से बाहर निकलते हैं। वहीं पास में ही एक नदी बह रही थी, तो ये उसी नदी के किनारे अपना बोन फायर लगाते हैं और 5 दोस्त वहीं पत्थर पर बैठ जाते हैं और शाम के नज़ारे का आनंद लेने लगते हैं। दिल्ली की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर उन वादियों के बीच बैठकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जन्नत में आ गए हों। उस फीलिंग को वो बयान नहीं कर सकते थे, बस उस एहसास को वो हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर रोक लेना चाहते थे। वो उस नज़ारे का आनंद लेते हुए हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक मॉन्क आता है। मॉन्क आता है और टूटी फूटी हिंदी में उनसे कहता है, रात का समय हो गया है, इसीलिए आप लोग मोनेस्ट्री के अंदर चले जाएं। ये सुनकर उन्हें अजीब लगता है कि मॉन्क इतनी जल्दी उन्हें अंदर जाने के लिए क्यों बोल रहा है, अभी अभी तो अंधेरा हुआ है। आदित्य उस मॉन्क से पूछता है क्यों, क्या हुआ। इस पर वो मॉन्क कहता है कि रात के समय पर यह जगह सुरक्षित नहीं है, आप लोग मोनेस्ट्री के अंदर चले जाएं। यह सुन राहुल कहता है आप चिंता न करें, हम लोग जंगली जानवरों का ध्यान रखेंगे और थोड़ी ही देर में मोनेस्ट्री के अंदर चले जाएंगे। यह सुन वह मॉन्क थोड़ा गुस्सैल और भारी आवाज में कहता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जंगली जानवरों से ही खतरा हो, इन पहाड़ियों के आसपास और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे तुम्हें खतरा हो सकता है। जितना जल्दी हो सकता है मोनेस्ट्री के अंदर चले जाओ। इतना कहकर वो मॉन्क मोनेस्ट्री की तरफ जाने लगता है। उसको जाता हुआ देखकर राहुल पीछे से मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये मॉन्क लोग भी ना हमें बेमतलब का डराते रहते हैं, इतनी सुंदर जगह पर जंगली जानवरों के अलावा और किस चीज से खतरा हो सकता है। थोड़ी देर बाद ये लोग भी अपना बोनफायर ठंडा करते हैं और वहाँ आसपास जो भी गंदगी फैलाई हुई थी उसे साफ करते हैं। उसके बाद मोनेस्ट्री में जाकर सो जाते हैं। सुबह ये लोग उठते हैं तो फ्रेश वगैरह होने के बाद उस गाइड से मिलते हैं। ये लोग उससे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ वो घूमने जा सकते हैं। वो डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कामनी को उस रात वाले मॉन्क की याद आती है। तो वो उस गाइड से कहती है कि जब हम रात में नदी के किनारे बोन फायर कर रहे थे तो वहाँ एक मॉन्क आया था
और वो हमसे कह रहा था कि यहाँ जंगली जानवरों के अलावा और भी कई चीजों से खतरा है। कामनी की यह बात सुनकर वह गाइड एकदम से चुप हो गया और वह कामनी की तरफ देखकर बोलता है, कोई मॉन्क मिला था नदी के किनारे? वह बोलती है, हाँ, लेकिन वह मॉन्क मुझे इस मोनेस्ट्री में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुन वह गाइड उनसे पूछता है, आप लोगों को वह जो मॉन्क मिला था उसकी उम्र क्या रही होगी? तो इधर से कुणाल बोलता है, वह हमारी उम्र का था, शायद 24-25 साल का रहा होगा। हम रात में बोन फायर कर रहे थे, तभी वह हमारे पास आया और मोनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए बोला। उनकी बात सुनकर वह गाइड बिल्कुल स्तब्ध सा रह गया। वह उन 5 लोगों को एक एक करके एकटक देख रहा था। फिर उसने कहा, अगर यहाँ तुम्हें कोई किसी काम को करने के लिए मना करे तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, आगे से ध्यान रखना। उसकी आवाज में थोड़ा कड़कपन और गुस्सा था। गाइड की बात सुनकर सबको लगा कि सही बात है। उसके कहने पर ही उन मॉन्क्स ने उनको रहने की जगह दी और वो उन्हीं की बात नहीं मान रहे। उन्होंने अपनी गलती मानी और गाइड से कहा, सॉरी भैया, अब अगली बार जब भी हमें कोई किसी काम के लिए रोकेगा टोकेगा तो हम उसकी बात जरूर मानेंगे। इसके बाद गाइड ने उन्हें घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बताया और कहा, ध्यान रखना, तुम कहीं पर भी घूमो पर सामने वो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के पीछे गलती से भी मत जाना, ठीक है? और मेरी इस बात को रात की तरह मजाक में मत लेना। मेरे कमर में चोट लगी हुई है, इसीलिए मैं पहाड़ में नहीं चढ़ सकता, वरना मैं तुम लोगों को वहां पर भी लेकर चलता। उस पहाड़ी को छोड़कर तुम कहीं पर भी घूम सकते हो, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, लेकिन मेरी इस चेतावनी का ध्यान रखना। उन लोगों ने उस गाइड से कहा कि भैया आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपकी बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आपको हमारे साथ चलने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग खुद घूम फिर कर शाम तक वापस आ जाएंगे। इसके बाद ये 5 दोस्त घूमने निकलते हैं। आसपास की काफी सारी जगह घूमते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था और ये जगह इनके लिए नई थी, इसीलिए पता नहीं कैसे घूमते घूमते ये लोग उस पहाड़ी के पीछे पहुंच जाते हैं। आदित्य इन 5 में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन वो जानबूझकर सबको वहां लेकर नहीं गया था। जगह नई थी तो एक्सप्लोर करते करते पता नहीं कब कौन से रास्ते से वो उस पहाड़ी के ही पीछे पहुंच गए। और जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहां पर कई सारी छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं जो एकदम वीरान पड़ी हुई हैं और खंडहर बन गई हैं। वहां की हालत देखकर उन्हें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ होगा, क्योंकि उस इलाके में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ होगा जिससे लोगों ने इन मोनेस्ट्रीज को खाली कर दिया होगा और अब ये वीरान पड़ी हुई हैं। क्योंकि वो इन जगहों को एक्सप्लोर करने ही आए थे और उनका स्वभाव भी ऐसा ही था, इसीलिए वो 5 दोस्त वहां बनी अलग अलग मोनेस्ट्रीज के अंदर चले गए और अंदर जाकर चीजों की छानबीन करने लगे। कोई मोनेस्ट्रीज के अंदर बनी हुई पेंटिंग्स को देख रहा था तो कोई अंदर रखे सामानों की छानबीन कर रहा था। आदित्य जिस मोनेस्ट्री के अंदर गया था वो बाकियों से थोड़ा ज्यादा बड़ी और एकांत में थी। वो उस मोनेस्ट्री के अंदर घूम ही रहा था कि तभी वहां पर आदित्य को एक बहुत ही अलग सी चीज मिलती है। जो चीज उसे मिलती है वो थी जी स्टोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जी स्टोन्स क्या होते हैं। जी स्टोन्स एक स्पेशल टाइप के बीड्स या स्टोन होते हैं जिन्हें तिब्बत में हेवंस बीड या स्वर्ग के मोती कहा जाता है। इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के नेचुरल पैटर्न्स बने होते हैं। तिब्बतन कल्चर में इन्हें बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जी स्टोन्स के अंदर बहुत सी शक्तियां और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, इसीलिए वो इसे ताबीज की तरह पहनते हैं। उनका मानना है कि इसे पहनने से उनके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और ये उन्हें बुरी शक्तियों और बुरी नजरों से बचा के रखती है। साथ ही कई जगहों पर इसका दवाइयों और हीलिंग्स के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये जी स्टोन्स बहुत ही रेयर होते हैं और नेचर में बहुत ही कम मिलते हैं, इसीलिए इनके डुप्लीकेट्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा बनते हैं। क्योंकि आदित्य ने लहासा आने से पहले जी स्टोन के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की थी और उसका काफी इंटरेस्ट भी था इन सब चीजों पर, इसीलिए जब उसे ये जी स्टोन ऐसे ही पड़े मिले तो उसने सोचा ये नकली जी स्टोन्स होंगे, तभी इन्हें किसी ने यहाँ पर ऐसे ही फेंक दिया है, वरना इतनी रेयर और कीमती चीज को ऐसे ही कौन फेंक देगा। हालांकि वहां पर एक नहीं और भी कई सारे जी स्टोन्स पड़े हुए थे। जब आदित्य ने ध्यान से देखा तो वहां पर एक जी स्टोन ऐसा भी था जो बाकियों की तुलना में काफी बड़ा था। आदित्य ने उसे उठाया। जब आदित्य ने उसे उठाया तो उस जी स्टोन पर उसे एक अलग सी एनर्जी फील हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो जी स्टोन उससे बात कर रहा है। उसने अपने चारों तरफ देखा, उसे उसके दोस्त दिखाई नहीं दिए और बिना किसी को बताए उसने वह जी स्टोन अपनी जेब में रख लिया और शायद यही उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वहां से निकलने के बाद ये लोग घूमते फिरते मोनेस्ट्री की तरफ पहुंचते हैं। वो लोग जैसे ही मोनेस्ट्री के पास पहुंचते हैं आदित्य को उस जी स्टोन की याद आती है और वो उस जी स्टोन को जेब से निकालकर अपने हाथ में रख लेता है। जैसे ही वो लोग मोनेस्ट्री के अंदर पहुंचते हैं तो उनको वो गाइड मिलता है। गाइड मुस्कुराकर उनसे पूछता है कि कैसा रहा तुम्हारा सफर? तो सब बोलते हैं बहुत अच्छा रहा। इसके बाद वो कॉटेज के अंदर चले जाते हैं, लेकिन आदित्य वहीं गाइड के पास ही रुक जाता है और वो उस जी स्टोन को गाइड को दिखाते हुए बोलता है, भैया एक बात बताओ, ये जी स्टोन असली है नकली है, पता कैसे करते हैं? उस गाइड ने जैसे ही उस जी स्टोन को देखा तो पूछा कि तुम्हें ये मिला कहाँ से? आदित्य उसे बताने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि अगर उसने बता दिया कि ये जी स्टोन उसे उस पहाड़ी के पीछे ही मिला है जहाँ जाने के लिए उसने उनको मना किया था, तो हो सकता है ये गाइड गुस्सा हो जाए और उनको यहाँ रहने भी ना दे। ये सोचकर आदित्य उससे झूठ बोल देता है कि मैंने यहीं पास की मार्केट से ही से खरीदा है। मुझे जी स्टोन के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये असली है या नकली। यार आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ ना जिससे पता चल सके कि ये जी स्टोन असली है या नकली। तो गाइड उसे तरीका बताता है कि देखो इसके ऊपर ये जो पैटर्न्स है ना, अगर ये इस तरीके से जाकर कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं तो ये जी स्टोन असली है। इसके अलावा उसने 2-3 तरीके और बताए और साथ ही साथ वह भी उस जी स्टोन को चेक करता जा रहा था। 10-15 मिनट तक उस जी स्टोन को अच्छे से चेक करने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ये जी स्टोन एकदम असली है। इसके बाद गाइड ने कुछ सोचते हुए आदित्य से बोला, ये जी स्टोन है तो असली, लेकिन इतना बड़ा जी स्टोन मार्केट में कोई नहीं बेच रहा, फिर ये तुम्हें कैसे मिल गया? आदित्य बोला, अरे भैया मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, मैंने तो इसे मार्केट से ही लिया है
और ये असली है, शायद इसीलिए उसने मुझे बहुत महंगा दिया है। इसके बाद वो गाइड के हाथ से उस जी स्टोन को लेता है और कहता है, ठीक है भैया, आज मैं बहुत थक गया हूँ, अब जाकर खाना खाकर सोऊंगा, कल सुबह आपसे वापस मिलता हूँ। वो जी स्टोन को लेकर चला जाता है अपने कॉटेज के अंदर और वो गाइड भी अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन शायद जी स्टोन की सच्चाई को छुपाकर आदित्य ने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद ये पांचों दोस्त बैठते हैं, खाना खाते हैं और खाने में डिस्कशन होता है कि कल हम लोग दिन में घूमकर शाम तक यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ आसपास और कुछ घूमने के लिए बचा नहीं है। खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। सुबह जब वो लोग उठते हैं तो आदित्य के शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा था और उसे हल्का हल्का बुखार भी था। थोड़ी देर बाद बाकी दोस्तों ने कहा, चलो चलते हैं यहाँ से। तो आदित्य ने कहा, यार मुझे बुखार है और शरीर भी बहुत कमजोर सा लग रहा है, अभी तो मैं नहीं चल पाऊंगा। तो उसके दोस्तों ने बोला, चल ठीक है, एक काम करते हैं, दोपहर तक इसके ठीक होने का इंतजार करते हैं। कल ये घूमा भी तो बहुत है, बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट बना फिरता है ना अपने आप को, घूम घूम कर बहुत जगह एक्सप्लोर कर रहा था, अब हो गई ना थकान, और आज का पूरा दिन अब ये खराब करने वाला है। तो उसके दोस्त आदित्य को उसी कॉटेज में छोड़कर आसपास घूमने निकल जाते हैं। आदित्य उस कॉटेज के अंदर आराम कर रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं। तभी उसे एकदम से ऐसा आभास होता है कि कोई उसके पास में खड़ा होकर उसे घूर रहा है। वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे वहां पर एक औरत दिखाई देती है। वह सकपकाकर उठता है, अपनी आंखें साफ करता है और देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। वह अच्छे से कॉटेज के अंदर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। वह फिर से सोने की कोशिश करता है और उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे लगता है कि कोई उसके पैर के अंगूठे को नोच रहा है। वो 2-3 बार झटक देता है, लेकिन बार बार उसे नोचने का आभास होता है। उसकी आंख खुलती है और वो देखता है तो उसके अंगूठे से खून बह रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक उसके अंगूठे से खून बहना कैसे शुरू हो गया। उसने सोचा कि कॉटेज काफी पुराना है तो शायद यहाँ चूहे वगैरह होंगे और उन्होंने ही काट दिया होगा। लेकिन अब उसकी नींद टूट चुकी थी और वह लेटा नहीं रह सकता था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो कॉटेज के बाहर इधर उधर थोड़ा टहल लेगा तो उसका दिमाग ये जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है उससे उसे आराम मिलेगा। वह अपने कॉटेज से बाहर निकलता है और जैसे ही वह अपने कॉटेज से बाहर निकलता है तो उसे बाहर वही मॉन्क खड़ा मिलता है जो उन्हें उस दिन रात में मिला था जब वो बोन फायर कर रहे थे। वो मॉन्क आदित्य को देखकर उसके चेहरे की तरफ इशारा करता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। वो उस मॉन्क की भाषा तो नहीं समझ पाता है, लेकिन वो इतना समझ जाता है कि मॉन्क उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। आदित्य अंदर जाता है कॉटेज के और शीशे में जाकर देखता है तो वो खुद भौचक्का रह जाता है कि ये मेरे चेहरे को क्या हो गया। उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नखून से उसके चेहरे को बुरी तरह खरोंच दिया हो। आदित्य तुरंत कॉटेज से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मॉन्क वहीं पर ही खड़ा हुआ है और वो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा है। थोड़ी देर तक घूरने के बाद मॉन्क एकदम से घूमकर वहां से चला जाता है और जिस जगह पर मॉन्क खड़ा था उस जगह पर आदित्य को एक पेपर पड़ा हुआ दिखता है। वो जाकर उस पेपर को उठाता है तो उसके अंदर तिब्बतन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता तो वह उस पेपर को मोड़कर अपनी जेब में रख लेता है। पहले पैर और अब चेहरा। आदित्य की वापस अकेले उस कॉटेज में जाने की हिम्मत नहीं होती तो वो वहीं टहलते हुए अपने दोस्तों के आने का इंतजार करने लगता है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और जैसे ही उनकी नज़र आदित्य के चेहरे पर पड़ती है तो वो सब एकदम से शॉक हो जाते हैं और उसे पूछते हैं, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ। तो वो बोलता है, यार पता नहीं, मैं इस कॉटेज के अंदर सो रहा था और जब उठकर शीशे के अंदर देखा तो मेरा चेहरा इस तरह छिला हुआ था। तो उसके दोस्तों ने कहा कि हो सकता है तूने नींदों में ही खुद से अपने चेहरे को खरोंच दिया हो। वह बोलता है, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वह उन सबको बताता है कि कैसे उसे एक सपना आया जिसमें वह औरत दिखी और फिर उसके बाद ही ये सब हुआ है। आदित्य के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो सभी दोस्त हंसने लग जाते हैं और मजाक में बोलते हैं, शायद अब इसका बुखार इसके दिमाग पर भी चढ़ गया है। तो इस तरीके से सबके सब उसकी बातों को हंसी में टाल देते हैं। सभी उसकी बात को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन दिव्या जो आदित्य को पसंद करती थी और उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी और आदित्य भी उसे पसंद करता था, तो बाकी सभी से बोलती है, तुम लोग जाओ आराम करो, मैं आदित्य का ध्यान रखती हूँ। वो आदित्य के बेड पर बैठ जाती है और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोलती है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और बाकी के सभी दोस्त मोनेस्ट्री के बाहर बोन फायर कर रहे थे, लेकिन दिव्या आदित्य के साथ कॉटेज में ही थी और उसका ध्यान रख रही थी। आदित्य अब भी अपना सिर उसकी गोद पर रखकर ही सोया हुआ था, लेकिन तभी कुछ देर बाद आदित्य की आंख खुलती है और वो जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि जिसकी गोद में उसने सर रखा हुआ है वो दिव्या नहीं बल्कि बहुत ही डरावनी और गंदी सी दिखने वाली एक औरत है। जैसे ही आदित्य की नजरें उससे मिलती हैं वो एकदम फ्रीज हो जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो औरत धीरे धीरे अपना मुंह उसकी गर्दन के पास लाती है और आदित्य को ऐसा लगा जैसे वो उसका खून चूस रही है। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक फ्रीज रहा और उसे दर्द होता रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे कहीं से ताकत आई और वो बहुत जोर से चिल्लाया, दिव्या दिव्या कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो। एकदम से दिव्या कॉटेज में भागती हुई आती है और पूछती है, क्या हुआ आदित्य, क्या हुआ। वो तुम्हारी आंख लग गई थी तो मैं खाना खाने चली गई थी। दिव्या के कॉटेज में आते ही आदित्य थोड़ा शांत होता है और बोलता है, अभी अभी जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर तुम्हारी गोद में नहीं बल्कि एक बहुत ही डरावनी सी दिखने वाली औरत की गोद में था। वो बहुत गंदी थी और उसने मुझे गर्दन पर काटा भी। तो दिव्या बोलती है, दिखाओ मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसने देखा तो वाकई में आदित्य की गर्दन पर काटने के निशान थे। यह देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत भागकर अपने बाकी दोस्तों को बुला कर लाती है और उन्हें दिखाती है। आदित्य की गर्दन पर साफ साफ दांत से काटने का निशान था और अब वो काला पड़ चुका था।
ये देखकर सभी दोस्त भौचक्के रह जाते हैं, लेकिन इस समय तक रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसीलिए उसके दोस्त कहते हैं, यार आज की रात तो हम किसी तरह से काटते हैं, कल सुबह हम गाइड भैया से बात करेंगे और उन्हें सब कुछ बताएंगे, इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है। तभी राहुल बोलता है, यार ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे नॉर्मल तो नहीं लग रहा है, इसीलिए हमें उस गाइड और मॉन्क्स की मदद जरूर लेनी चाहिए। राहुल बोलता है, दिव्या तुम और कामनी दोनों जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, हम दोनों यहीं आदित्य के साथ इसी कमरे में रहेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, सभी लोग थोड़ी देर में गहरी नींद के आगोश में चले गए। लेकिन अगर किसी को नींद नहीं आ रही थी तो वो था आदित्य। उसके अंदर एक अलग सी ही बेचैनी थी। उसे लगातार ये आभास हो रहा था कि कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है, कोई है जो लगातार उसे देख रहा है। वो आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंख बंद करते ही उसे बार बार उसी औरत का चेहरा नजर आ रहा था। वो बार बार करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है और खिड़की पर नज़र पड़ते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। चांद की रोशनी में उसे एक औरत की परछाई नजर आ रही थी और यह वही औरत थी जिसने उसकी गर्दन पर काटा था। उस परछाई को देखते ही वह जल्दी से करवट बदलकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद दोबारा आदित्य की हिम्मत नहीं थी कि वो करवट बदल ले, और पूरी रात वो उसी करवट बस आंख खोले पड़ा हुआ था और उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, कोई बार बार उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने किसी भी दोस्त को ये बात बता सके। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और सुबह उसकी आंख खुली जलन से। उसे अपनी पीठ पर बहुत भयानक तरीके से जलन महसूस हो रही थी, जैसे किसी चीज से छिलने के बाद जलन महसूस होती है। वह उस जलन को सह नहीं पा रहा था। उसने राहुल से कहा, राहुल यार मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जरा देखना तो कुछ है क्या। राहुल उसकी टी शर्ट ऊपर करता है और टी शर्ट ऊपर करते ही वो चौंक जाता है। वो कहता है, अबे तेरी पीठ पर तो घाव हो रखे हैं। आदित्य पूछता है, घाव? किस तरह के घाव? तो राहुल बोलता है, ऐसे जैसे किसी ने बड़े बड़े नखूनों से बुरी तरह खरोंच दिया हो तुझे। आदित्य और राहुल को कुछ समझ नहीं आता। उधर कुणाल उसके घाव देखता है और भागता हुआ जाकर गाइड मॉन्क सबको वहां बुला लाता है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। इधर आदित्य दर्द से चिल्ला रहा था। वो दर्द उसके लिए असहनीय होता जा रहा था और उसकी पीठ पर जो गहरे घाव थे उसको देखकर एक बार को वो गाइड और मॉन्क भी भौचक्के रह गए। वो मॉन्क उसके घाव को देखते हैं, दवाई मंगवाते हैं और उसके घाव पर लगाते हैं, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। तब तक उस मोनेस्ट्री के प्रधान मॉन्क भी वहां आ जाते हैं। वो उसके घाव देखते हैं और घाव देखने के बाद वो सबको बाहर जाने का इशारा करते हैं। वो सिर्फ उस गाइड को रोक लेते हैं, क्योंकि सिर्फ वो गाइड ही आदित्य और मॉन्क के बीच की बातचीत को ट्रांसलेट कर सकता था। फिर वो प्रधान मॉन्क आदित्य से कहते हैं कि मुझे हर बात सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आदित्य उनका प्रश्न सुनकर जो भी उसके साथ हुआ उसे बताना शुरू कर देता है। वह बताता है कि कैसे उसे वह औरत दिखाई देने लगी है जब वह उसे पहली बार दिखी थी, तो कैसे उसके अंगूठे से खून आने लगा था। उसके बाद कैसे उसके चेहरे पर खरोंच के निशान बने, कैसे कल रात को उसका सर उसकी गोद में था और उसने उसके गले पर काटा। फिर कैसे वो रात में दोबारा उसे खिड़की के पास दिखी तो वह करवट बदलकर सो गया और जब सुबह उठा तो उसकी पीठ पर ये भयानक घाव थे। गाइड ये सारी बातें उन मॉन्क को बताता है, जिसे सुनने के बाद मॉन्क वापस गाइड से कहते हैं कि इससे पूछो ये क्या छुपा रहा है, ये सारी बात सच नहीं बता रहा है। मॉन्क ने तिब्बतन भाषा में उस गाइड को बताया कि इस लड़के पर एक बुरी आत्मा का प्रकोप है, लेकिन इस मोनेस्ट्री के आसपास कोई भी दुष्ट या बुरी आत्मा नहीं आ सकती है। ये जरूर किसी न किसी ऐसी जगह पर गया है जहाँ से वो आत्मा इसके साथ यहाँ आ गई है। इससे पूछो कि ये कहाँ गया था। मॉन्क की बातें सुनकर गाइड को याद आया उस जी स्टोन के बारे में। उसने आदित्य से बिना कुछ पूछे तिब्बतन लैंग्वेज में मॉन्क को बताया कि ये लड़का परसों शाम को ही मुझे एक बहुत ही बड़ा और अलग सा जी स्टोन दिखा रहा था और पूछ रहा था कि ये असली है या नकली। हो सकता है कि ये उस जी स्टोन को ही किसी ऐसी जगह से उठा लाया हो। मॉन्क ने जैसे ही उस जी स्टोन के बारे में सुना तो गाइड से कहा कि इससे पूछो कि ये उस जी स्टोन को कहाँ से लेकर आया है। वो गाइड आदित्य को सब समझाता है और कहता है, मॉन्क उस जी स्टोन के बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें सब सच सच बताओ। आदित्य भी परिस्थितियों को भांप लेता है कि हो सकता है उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस जी स्टोन की वजह से हो रहा हो। वो खुलकर सारी बात बताता है कि कैसे पहले दिन जब वो नदी के पास बोन फायर कर रहे थे तो उन्हें एक मॉन्क मिला था जो इस मोनेस्ट्री का नहीं है। फिर कैसे कल जब वो मोनेस्ट्री में अकेला था और बाहर निकला तो वो मॉन्क फिर उसे दिखाई दिया और उसे गुस्से से घूरकर चला गया। और कैसे वो गाइड के मना करने के बाद भी गलती से घूमते घूमते उस पहाड़ी के पीछे पहुंच गए जहां उसे वह जी स्टोन मिला और वहीं से वह उस जी स्टोन को अपने साथ लेकर आया था। आदित्य उस जी स्टोन को पॉकेट से निकालकर जैसे ही मॉन्क के हाथ में देता है, मॉन्क के चेहरे का रंग एकदम से बदल जाता है। वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगते हैं। बड़बड़ाते हुए वे अपने शिष्यों को आवाज लगाते हैं। सारे शिष्य दौड़कर वहां आते हैं और वो आपस में तिब्बतन भाषा में कुछ बात करते हैं। फिर वो कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। कुछ जो मॉन्क वहां बच गए थे वो गाइड से कहते हैं कि ये लड़का आदित्य अपने साथ बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को लेकर आ गया है और अब वो आत्मा एक एक करके सबको मारेगी। इन सारे बच्चों की जान को खतरा है, इन सबको तुरंत मोनेस्ट्री के अंदर लेकर चलो। गाइड फटाफट आदित्य और उसके पूरे ग्रुप को सारी बात समझाता है और उन्हें मोनेस्ट्री के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर वो सभी लोग एक जगह बैठते हैं। बैठने के कुछ घंटों बाद प्रधान मॉन्क गाइड को अपने पास बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मॉन्क से सारी बात सुनने के बाद गाइड इन पांचों के पास आता है और उन्हें आकर बताता है कि वो मॉन्क जो तुम्हें उस रात को मिला था वो इस मोनेस्ट्री का मॉन्क नहीं है। वो उस मोनेस्ट्री का मॉन्क है जो पहाड़ी के पीछे तुम्हें मिली थी, जहाँ से तुम जी स्टोन लेकर आए हो। वो मॉन्क अक्सर यहाँ पर कई लोगों को दिखाई देता है, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि वो इस जगह की रक्षा करता है और जो भी लोग उसे रात में बाहर दिखते हैं वो उन सबको आगाह करता है
ताकि वो उन्हें बुरी शक्तियों से बचा सके। उसने तुमको भी आगाह किया था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी और तुम लोग वहीं पर बैठे रहे। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस रात तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, और अगले दिन मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग उस पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। आदित्य, तुम्हें पता है कि तुम वो जो जी स्टोन लाए हो वो क्या है? तो सबने एक साथ बोला, क्या है? तो गाइड ने बताना शुरू किया कि यहाँ पर एक लेडी मॉन्क भी रहा करती थी, जो कि बुरी शक्तियों की साधना किया करती थी। वो तंत्र विद्या और काले जादू के लिए प्रसिद्ध थी। वो इन जी स्टोन्स के अंदर बुरी शक्तियों को भर दिया करती थी और उनका सहारा लेकर वो लोगों को टारगेट किया करती थी। जब उस अच्छे वाले मॉन्क को उसकी इन हरकतों के बारे में पता चला तो एक दिन वह उसके पास पहुंचा और उसके सारे जी स्टोन्स तोड़कर फेंक दिए। वो मॉन्क उसकी वर्षों की साधना खराब कर देता है और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और पता नहीं कैसे अचानक से वहां पर लैंडस्लाइड होता है और उसके बाद अगर वहां कुछ मिलता है तो वो होती है उन दोनों मॉन्क्स की लाशें। तब से लेकर अब तक सभी लोगों ने उस जगह पर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि वहां पर उन दोनों की आत्माएं भटक रही हैं। वो जो अच्छा वाला मॉन्क है वो आज भी लोगों की रक्षा कर रहा है उस फीमेल मॉन्क से, लेकिन तुम तो उस फीमेल मॉन्क को उसके घर जाकर लेकर आए हो। आदित्य ये सारी बातें सुनता है। वहीं पास में ही मॉन्क भी बैठे हुए होते हैं, तो वह उनसे कहता है, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है, जी स्टोन तो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। जी स्टोन्स तो लोग पहनते ही इसीलिए हैं ताकि वो उनकी बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी से रक्षा कर सकें। यह सुन मॉन्क गाइड से कहते हैं कि इन्हें समझाओ कि जी स्टोन्स हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी और विजडम लाते हैं, लेकिन जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो रिपेल भी करती हैं। किसी को भी मॉन्क की ये बात समझ नहीं आती है, तो फिर वो उन सबको असली सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि जो जी स्टोन तुम्हें मिला वो असली है और जी स्टोन अच्छी चीजों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो जी स्टोन तुम लेकर आए हो उसे उस लेडी मॉन्क ने पहना हुआ था और उसकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां थी वो उस जी स्टोन के अंदर समा गई हैं, और इसीलिए उस जी स्टोन से जो एनर्जी निकलती है वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। और इसीलिए जब से वो जी स्टोन तुम्हारे पास आया है तो तुम्हारी जिंदगी में भी वो दुष्ट शक्ति प्रवेश कर गई है। मॉन्क की बात सुनकर आदित्य को एकदम से याद आया कि जब कॉटेज के बाहर मुझे वो मॉन्क मिले थे और गुस्से में घूर कर चले गए थे तो उनकी जगह पर मुझे एक पेपर मिला था। वो फटाफट जेब से पेपर ढूंढकर निकालता है और प्रधान मॉन्क को दे देता है। वह मॉन्क जैसे ही उस पेपर को खोलकर देखते हैं वह एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस गाइड की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इसमें तो प्राचीन तिब्बतन झाड़ फूक और बुरी शक्तियों को भगाने का तरीका लिखा हुआ है। वो मॉन्क वहां से उठते हैं और उनके पीछे पीछे उनके शिष्य भी चले जाते हैं। ये पांचों गाइड से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि पता नहीं। इधर आदित्य को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि हम तो यहाँ अच्छी यादों के लिए घूमने आए थे, लेकिन पता नहीं अब क्या होने वाला है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? तो गाइड बोलते हैं थोड़ा धैर्य बनाए रखो, शायद वो लोग कुछ ना कुछ करने गए हैं। थोड़ी देर बाद वो गाइड उठकर प्रधान मॉन्क के पास जाता है और उनसे बात करता है। बात करके वापस आता है और इनसे बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, आदित्य ठीक हो जाएगा। आज रात को ये लोग तुम्हारे लिए एक स्पेशल पूजा करेंगे और तब तक के लिए तुम्हें यह ताबीज दिया हुआ है, सब इस ताबीज को पहन लो और मोनेस्ट्री से बाहर कदम मत रखना। रात में सारे मॉन्क एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक पूजा करना शुरू करते हैं। वो लोग तिब्बतन भाषा में लगातार मंत्र बोले जा रहे थे। शुरू के 10 मिनट तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद आदित्य तेज तेज से दर्द में चिल्लाने लगता है। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कोई उस पर लगातार कोड़े बरसा रहा हो। उसकी चीखें इतनी तेज और भयानक थी कि आदित्य के दोस्तों से सुनी नहीं जा रही थी। सारे दोस्त बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो आदित्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधान मॉन्क उन्हें हाथों के इशारे से रोक देते हैं, जिससे वो सब के सब पीछे हट जाते हैं। और थोड़ी देर बाद आदित्य के शरीर में बहुत तेज कंपन होना शुरू हो जाता है और वो एक औरत की आवाज में तिब्बतन भाषा में बोलना शुरू करता है। उन मॉन्क ने उससे कहा, तुम मरने के बाद भी नहीं सुधरी है ना? क्यों इन बच्चों को परेशान कर रखा है और क्यों इस बच्चे के शरीर को जकड़ रखा है? तो इधर से आदित्य के अंदर जो आत्मा थी वो जवाब देती है, मैं इसके पास नहीं आई हूँ, ये खुद चलकर मेरे पास आया था मुझे लेने, और अब तो इसने मुझे आज़ाद कर दिया है और मैंने इसके शरीर पर काबू कर लिया है, और जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाई वो सारे काम मैं अब पूरे करूंगी। इधर से वो मॉन्क कहते हैं, तुम्हें जितनी जिंदगी जीनी थी तुमने जी ली, और वैसे भी तुम जो कर रही थी वो इंसानियत और प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। अब अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ और इस लड़के के शरीर को छोड़ दो। मॉन्क उस आत्मा को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आत्मा आदित्य के शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं होती। मॉन्क आदित्य के दोस्तों से कहते हैं, इसके बाद मैं एक और पूजा करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये आत्मा बहुत चालाक है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग इसके बहकावे में मत आना। इसके बाद वो मॉन्क बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे ही वो मंत्र बोलना शुरू करते हैं आदित्य अपने काबू से बाहर हो जाता है। वो अपने नखूनों से अपने शरीर को छीलना शुरू कर देता है, दांत से हाथों को काटने लगता है, हाथ पैर और सर जमीन पर पटकने लगता है। वो बुरी तरह से दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसकी चीखें इतनी भयानक और तेज थी कि आसपास बैठे लोगों से सुनी नहीं जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा सदमे में और डरे हुए थे। उन्हें आदित्य की चिंता हो रही थी। दिव्या जो आदित्य को पसंद करती थी वो उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाकी दोस्त उसे रोक लेते हैं। आदित्य उनकी आंखों के सामने ही खुद को घायल कर रहा था और चिल्ला रहा था। कभी वो अपनी आवाज में चिल्लाता, कभी उस औरत की आवाज में। वो बार बार अपने दोस्तों की तरफ देखकर रोता हुआ बोलता, बचा लो मुझे, बचा लो, इन्हें रोक लो, ये मुझे मार देंगे। उसके सभी दोस्त बहुत परेशान थे, लेकिन उन सबको पहले ही मना कर दिया गया था कि उन्हें कुछ भी नहीं करना है। लगभग 1 घंटे तक उनकी आंखों के सामने ये सब चलता रहा, और 1 घंटे बाद
आदित्य अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उधर वो मॉन्क भी मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि अब ये सुरक्षित है। वो दुष्ट आत्मा इसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। वो आत्मा तो जा चुकी थी, लेकिन उसने आदित्य के शरीर पर इतने गहरे गहरे घाव छोड़ दिए थे कि उससे आदित्य अधमरी सी हालत में पड़ा हुआ था। उस बेहोश आदित्य को सारे शिष्य उठाकर अंदर ले जाते हैं और उसके पूरे शरीर पर दवाइयां लगाते हैं। लगभग 5 से 6 घंटे के बाद आदित्य को होश आता है और जब उसे होश आता है तो वो गाइड से बोलता है कि जब मैं बेहोश होने वाला था उससे ठीक पहले मुझे वो दूसरा वाला मॉन्क भी दिखाई दिया था और वो मुस्कुरा रहा था। क्या वो यहीं पर था? तो इस पर वो गाइड उन सभी दोस्तों को बताते हैं कि मुझे प्रधान मॉन्क ने बताया है कि उस फीमेल मॉन्क को मुक्ति मिल गई है और उसी के साथ साथ वो जो दूसरा अच्छा वाला मॉन्क था उसको भी मुक्ति मिल गई है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ इसीलिए घूम रहा था ताकि वो लोगों को उस फीमेल मॉन्क से बचा सके। अब क्योंकि उसका काम पूरा हो गया इसीलिए वो भी मुक्त हो गया। आदित्य अपने शरीर पर हुए घावों को देखता है और फिर उन गाइड की तरफ देखकर उनसे सॉरी बोलता है। तो गाइड उससे कहता है कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। शायद नियति तुमसे यही करवाना चाहती थी और शायद इसीलिए तुम यहाँ आए भी, ताकि तुम माध्यम बन सको उन दोनों की मुक्ति का और इस जगह को उस फीमेल मॉन्क के श्राप से मुक्त करा सको। लेकिन फिर भी तुम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी किसी अनजान जगह पर जाओ तो अगर वहाँ के लोकल लोग तुम्हें किसी चीज के लिए मना कर रहे हो तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम उस जगह पर नए हो और वो लोग उस जगह पर बहुत पुराने हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए और सही समय पर तुम्हें उस अच्छे मॉन्क ने बचा लिया, वरना शायद तुम पांचों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। पांचों को सबक मिला और लगभग 6-7 दिन वो वहीं रुके। जब आदित्य की हालत में कुछ सुधार आया उसके बाद वो लोग वापस दिल्ली लौट कर आए। लेकिन इस यात्रा से और इस यात्रा की यादों से उबरना आदित्य के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रहा है। आज भी उसके जहन में वो यादें बसी हुई हैं। उस औरत का चेहरा छपा हुआ है। जाने अनजाने उसका सामना एक ऐसी बुरी आत्मा से हो गया जिसने उसे लगभग मौत के मुंह में ही ढकेल दिया था। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी अनजान, खंडहर और वीरान जगह पर जाएं तो वहां से कोई भी चीज उठाकर अपने साथ लेकर ना आएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस चीज के अंदर कौन सी एनर्जी बसी हुई हो सकती है।